आज की कहानी इंडिया के शहर दिल्ली की है। ये कहानी शुरू तो महाराष्ट्र से होती है मगर खत्म दिल्ली में आके होती है। दिल्ली एक ऐसा शहर जिसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग रहते हैं और इनमें एक ऐसा शख्स भी रहता था जो रोजाना रात के 2 बजने के बाद घर से निकलता था, जिसके हाथ में एक बैग होता था और उस बैग में कुछ पॉलीथीन होता था। वो लड़का घर से निकलने के बाद कोई जंगल या फिर कोई सुनसान जगह ढूंढता और उस बैग में से पॉलीथीन निकाल कर उस सुनसान जगह पर फेंक देता था। फिर घर जाता, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता, खाना खाता और फिर सो जाता। फिर अगले दिन रात होने का इंतजार करता, फिर रात के 2 बजने के बाद वही काम दोबारा करता। ये सिलसिला पूरे 18 दिन तक चलता रहा और इस 2 करोड़ की आबादी वाले शहर में सिक्योरिटी देने वाले किसी पुलिस वाले ने भी उस लड़के से नहीं पूछा कि तुम रात के 2 बजे कहाँ जा रहे हो और इस बैग के अंदर तुमने क्या छुपाया हुआ है। ये लड़का कौन था और उसने उस बैग के अंदर मौजूद पॉलीथीन में क्या छुपाया होता था, ये जानने के लिए हमें इस कहानी को शुरू से जानना होगा। मगर इस वाक़ये की मजीद तफसीलात से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के पालघर से, जहां एक फैमिली रहती थी। इस फैमिली में टोटल 4 लोग थे, जिनमें 2 हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे रहते थे। हस्बैंड का नाम वकास वालकर था और उसकी बीवी का नाम सुमन था और उनकी बेटी का नाम शरदा था जो 27 साल की थी और शरदा का एक भाई भी था। वकास की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी। वकास पालघर में किसी वजह से अपनी फैमिली से अलग रहता था। साल 2018 में शरदा नौकरी की तलाश में मुंबई आती है और मुंबई के मलाड में वो किराए पर एक कमरा लेती है और वहाँ उसको जल्द ही एक बड़ी कंपनी में कॉल सेंटर की जॉब भी मिल जाती है। उसी कंपनी के कॉल सेंटर में एक और लड़का भी काम करता था जिसका नाम आफ्ताब था और उसका पूरा नाम आफ्ताब पूनावाला था। ये शरदा को देखता है, उससे मिलता है और ये एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कुछ ही महीनों में इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और ये दोनों बगैर शादी के एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। शरदा कुछ महीनों बाद वापस अपने घर जाती है और वहाँ वो अपनी माँ को आफ्ताब और अपनी मोहब्बत का सारा किस्सा सुनाती है और ये भी बताती है कि अब वो दोनों एक साथ मुंबई में लिव इन में रहते हैं। ये बात सुनने के बाद शरदा की माँ उससे नाराज हो जाती है कि आफ्ताब का मजहब अलग है, उसकी जात अलग है, तो हम कैसे तुम्हारी शादी उससे कर सकते हैं। इसके बाद जब ये बात शरदा के बाप वकास तक पहुंचती है तो वो भी इस शादी से साफ इनकार कर देता है, जिसकी वजह से शरदा अपने माँ बाप से नाराज होकर गुस्से में अपना सामान उठाकर वापस मुंबई चली जाती है। अब शरदा मुंबई में आफ्ताब के साथ उसके घर में रहने लगती है। शरदा का बाप शरदा से काफी नाराज था मगर शरदा की माँ शरदा से फोन पे बात करती रहती थी और उसको मनाने की कोशिश भी करती रहती थी। जनवरी 2020 में एक दिन शरदा की माँ सुमन की मौत हो जाती है, जिस वजह से सुमन अपने घर वापस आती है, रस्मों में शिरकत करती है और अपने बाप से भी उसकी बातचीत होती है। इसके बाद वो वापस अपने घर मुंबई चली जाती है। फोन पे भी शरदा ने अपने बाप से 2 बार बात की थी और इसी बातचीत के दौरान उसने बताया कि आफ्ताब उसको मारता भी है, तो उसका बाप उसको बोलता है कि तुम वापस आ जाओ, मगर वो कहती है कि आफ्ताब मुझसे माफी मांग लेता है और अब सब कुछ सही चल रहा है, इसीलिए मैं अब वापस नहीं आ सकती। इसके बाद शरदा ने अपने बाप और भाई दोनों से बातचीत करना बंद कर दी और शरदा के बाप को शरदा की खैरियत की खबर शरदा के दोस्तों से पूछना पड़ती थी और यहाँ तक कि वो लोग शरदा की खैरियत जानने के लिए उसकी फेसबुक प्रोफाइल चेक करते थे और उसके व्हाट्सएप स्टेटस भी चेक करते थे, जिनसे उसके बाप को तसल्ली होती थी कि मेरी बेटी ठीक है। इधर आफ्ताब की फैमिली और उसके रिश्तेदारों को जब पता चला कि आफ्ताब एक लड़की के साथ रहता है जो मुस्लिम नहीं है, तो वो भी आफ्ताब को तंग करना शुरू कर देते हैं कि शरदा को छोड़ दो, इसके साथ मत रहो। अब आफ्ताब और शरदा इस सब से बहुत तंग आ चुके थे और वो अपने रिश्तेदारों और लोगों की बातों और तानों से दूर जाना चाहते थे, इसीलिए वो दोनों दिल्ली जाने का फैसला करते हैं और 8 मई 2022 को वो दोनों मुंबई से दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ पहुंचकर वो एक होटल में रहते हैं। इसके बाद वो अपने एक कॉमन दोस्त के घर कुछ दिन रहते हैं और वहाँ कुछ दिन रहने के बाद ये दोनों छतरपुर में एक किराए पर मकान लेते हैं और वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। शरदा और आफ्ताब के रिलेशनशिप को 3 साल होने वाले थे और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन शरदा आफ्ताब से शादी करना चाहती थी मगर आफ्ताब को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कहता था कि सही तो रह रहे हैं, शादी करना जरूरी नहीं, हम ऐसे ही ठीक हैं। इसी वजह से दोनों में अक्सर लड़ाई होती रहती थी मगर कुछ देर बाद उनकी दोबारा सुलह भी हो जाती थी। अब इस नए घर में उनको शिफ्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे तो उनका फिर से उसी शादी वाली बात पे दोबारा झगड़ा होता है और इसी तरह फिर कई महीने गुजर जाते हैं और दूसरी तरफ शरदा के बाप को शरदा की फिक्र होने लगती है, क्योंकि शरदा ने कई महीनों से ना अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था और ना ही फेसबुक पे कोई पोस्ट की थी।
इसीलिए उसके बाप ने मुंबई में श्रद्धा के दोस्तों से श्रद्धा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो दोनों यहाँ से दिल्ली चले गए हैं और अब वो दोनों वहीं रहते हैं। तो उसके बाप ने कहा चलो ठीक है, बेटी की खैरियत तो मालूम हो गई। फिर सितंबर का महीना आता है जिसमें श्रद्धा का एक दोस्त श्रद्धा के भाई को फोन करता है और उससे पूछता है कि मैं कई महीनों से श्रद्धा को कॉल कर रहा हूँ मगर उसका फोन ऑफ जा रहा है। अगर तुम्हारे पास उसका कोई नया नंबर हो तो मुझे दे दो, मुझे उससे बात करनी है। उसका भाई कहता है कि नहीं, मेरे पास तो उसका कोई नंबर नहीं और वो घबरा जाता है और अपने बाप को बताता है। तो उसका बाप भी श्रद्धा के नंबर पे कॉल करता है मगर वो बंद जा रहा होता है और वो लोग दोबारा श्रद्धा के दोस्त को कॉल करते हैं तो वो बताता है कि श्रद्धा और मेरी अक्सर बातचीत होती रहती थी मगर 2-2.5 महीनों से उसका नंबर बंद जा रहा है और मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसने अपना नंबर क्यों बंद किया हुआ है। ये सब सुनने के बाद श्रद्धा का बाप उसके बाकी दोस्तों को कॉल करता है और उनका भी यही जवाब था कि हमारी पिछले 2-2.5 महीनों से श्रद्धा से कोई बात नहीं हुई। ये सब सुनने के बाद श्रद्धा का बाप काफी डर जाता है कि कहीं मेरी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया। इसीलिए वो वहीं पालघर में पुलिस स्टेशन पे जाकर श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है और उनको बताता है कि वो यहाँ मुंबई से दिल्ली चली गई थी। तो पुलिस वाले मुकदमा दर्ज करने के बाद इस केस को दिल्ली पुलिस को सौंप देते हैं। अब श्रद्धा का बाप दिल्ली आ जाता है और वो वहाँ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाता है और सारी मालूमात देता है कि श्रद्धा मुंबई से आफ्ताब के साथ दिल्ली आई और अब कई महीनों से उसकी कोई खबर नहीं। मगर श्रद्धा के बाप के पास आफ्ताब का मोबाइल नंबर मौजूद था जिसको उसने पुलिस को दिया और फिर पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक की जो वहीं दिल्ली में ही छतरपुर वाले किराए के मकान की थी जहाँ आफ्ताब मौजूद था। पुलिस वहां पहुंची और आफ्ताब से मिली और उससे श्रद्धा के बारे में पूछा तो आफ्ताब ने कहा कि हमारी करीब 6 महीने पहले 18 मई को लड़ाई हुई थी जिसके बाद श्रद्धा गुस्से में अपना सामान लेकर वापस मुंबई चली गई। फिर मैंने कई बार उसको कॉल की मगर उसका मोबाइल बंद जा रहा था। इसके बाद अभी तक मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। पुलिस ने पूछा कि लड़ाई किस बात पे हुई थी तो उसने बताया कि श्रद्धा शादी का कहती थी और मैं अभी शादी करना नहीं चाहता था। फिर पुलिस ने आफ्ताब का मोबाइल चेक किया तो उनको पता चला कि आफ्ताब ने 19 मई के बाद श्रद्धा को कोई कॉल नहीं की थी और आफ्ताब बार बार अपना बयान भी बदल रहा था जहां पुलिस को आफ्ताब पर शक हुआ। उसके बाद पुलिस आफ्ताब को पुलिस स्टेशन ले आई और यहां पर आफ्ताब से तसल्ली से पूछताछ की जहां आफ्ताब ने इस सारे मामले की असल कहानी सुनाई और वो कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी और ये एक हैवानियत की इंतहा थी। आफ्ताब ने बताया कि हम दिल्ली आए, किराए का घर लिया और वहां रहते हुए हमें 10 दिन हो गए थे। 18 मई की रात को खाना खाने के बाद श्रद्धा ने फिर से शादी की बात की कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए और मैंने उसके जवाब में साफ इनकार किया तो हमारा झगड़ा हुआ जो हाथापाई तक पहुंच गया और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपने दोनों हाथों से श्रद्धा का गला दबा दिया और तब तक उसका गला दबाता रहा जब तक वो मर नहीं गई। अब श्रद्धा मर चुकी थी और आफ्ताब इस सोच में था कि अब क्या करूं। इसके बाद अब वो लाश को एक साइड पे रखता है और सो जाता है। फिर सुबह उठता है और मार्केट जाता है। वहाँ से एक दुकान से बड़ा सा फ्रिज खरीदता है। उसके बाद एक बैग खरीदता है, फिर एक आरी खरीदता है और फिर कुछ पॉलीथीन खरीदता है और ये सब लेकर वो वापस अपने घर पहुँच जाता है। फिर वो श्रद्धा की लाश को घसीटते हुए बाथरूम में ले जाता है और वहाँ वो उस लाश के टुकड़े करने बैठ जाता है और फिर वो लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता और पॉलीथीन में डालता और एक तरफ कर देता। ऐसे ही वो तसल्ली से टुकड़े करता रहता है और पॉलीथीन में डालता रहता है मगर कुछ देर के बाद वो थक जाता है और दिन भी ढलने लगता है। इसीलिए वो इस बाकी बची लाश और इस पॉलीथीन जिसमें इस लाश के बाकी टुकड़े थे वो फ्रिज में डाल देता है। उसी फ्रिज में उसने चाय का दूध और पीने का पानी भी रखा हुआ था जिसमें उसने लाश को रखा था। अब वो बाथरूम जाता है और पूरे बाथरूम को अच्छी तरह धोता है ताकि कोई खून का निशान बाकी न रहे और अब लाश पुरानी होती जा रही थी जिससे बदबू आना शुरू हो गई थी। तो उसने पूरे घर में परफ्यूम मारा ताकि बदबू खत्म हो सके। इसके बाद उसने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया, खाना खाया और उसी फ्रिज से पानी निकाला, पानी पिया और फिर सो गया। और फिर वो रात के 2 बजे उठा, फ्रिज से पॉलीथीन निकाला जिसमें लाश के टुकड़े थे, उनको उसने बैग में डाला और घर से बाहर चला गया। घर से कुछ दूर ही मेहरोली का जंगल आता है। वो उस जंगल में गया और इधर उधर देखने के बाद उसने बैग से पॉलीथीन निकाला और उसको जंगल में उछाल कर दूर फेंक दिया और वापस अपने घर आकर सो गया। फिर वो सुबह उठता है, उसी फ्रिज से दूध निकाल कर चाय बनाता है और नाश्ता करता है। फिर फ्रिज से लाश निकाल कर बाथरूम में ले जाता है, दोबारा बाकी बची लाश के टुकड़े करता है और पॉलीथीन में डालता है। इसी तरह फिर बाकी बची लाश को फ्रिज में रखता है, बाथरूम धोता है, जोमेटो से खाना मंगाता है और फिर सो जाता है।
और फिर वो रात के 2 बजे उठता है, फ्रिज से पॉलीथीन निकाल कर बैग में डालता है, फिर शहर के किसी और सुनसान इलाके में जाके वो पॉलीथीन फेंक आता है और घर आकर सो जाता है। इसी तरह ये सिलसिला जो 19 मई से शुरू हुआ था वो आखिरकार 5 जून की रात को आकर खत्म होता है और आफ्ताब श्रद्धा की लाश के आखिरी टुकड़े 5 जून की रात को किसी सुनसान जगह पर फेंक कर वापस आता है और सुकून से सो जाता है कि अब सिलसिला खत्म हुआ और अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। आफ्ताब को किसी चीज का कोई खौफ नहीं था, इसीलिए उसने वो फ्रिज जिसमें उसने श्रद्धा की लाश रखी थी उसको साफ करके रख दिया और उसी घर में सुकून से बेखौफ रहने लगा। श्रद्धा के कत्ल को 6 महीने गुजर चुके थे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई कि दिल्ली में एक लड़की का ब्रूटल तरीके से कत्ल हुआ और उसकी लाश के टुकड़े किए गए और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फेंक दिए गए। यहाँ तक कि पुलिस को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी कि एक लड़की जो मुंबई से दिल्ली अपने अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में आई थी उसका कत्ल हो गया है। मगर उस लड़की के बाप को अपनी बेटी की तलाश अपनी बेटी की लाश ले आई। इसके बाद पुलिस आफ्ताब को श्रद्धा की लाश के फेंके हुए टुकड़ों को जमा करने के लिए इधर उधर भटकती रही, मगर इस बात को 6 महीने गुजर चुके थे, जिसकी वजह से इन सब टुकड़ों का मिलना लगभग मुश्किल था। मगर कुछ टुकड़े मिल भी गए थे, लेकिन लाश के आधे से ज्यादा टुकड़े नहीं मिले और अब ये केस अदालत में चल रहा है और अभी तक आफ्ताब को सजा नहीं सुनाई गई। उम्मीद है कि जल्द इस दरिंदे को सजा सुना दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कंप्लीट क्राइम स्टोरी। तो मिलते हैं किसी और भूले हुए केस की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।